भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बड़ी तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम हो रहे हैं। 18 जुलाई के दिन देश भर में एनडीए और इंडिया के नाम के चर्चे रहे। बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों ने मिलकर अपने गठबंधन को इंडिया नाम दिया, यानी कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। जबकि दूसरी तरफ एनडीए के कुनबे में 38 दलों की भागीदारी दर्ज की गई। एनडीए का दावा है कि उसके पास नेता पीएम मोदी है, जबकि इंडिया के पास कोई नेता ही नहीं है। सबसे बड़ा सवाल इंडिया के खाते में ये कि विपक्षी दलों में सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा शुरू भी नहीं हुई है। इंडिया का कहना है कि मंगलवार को सिर्फ फाउंडेशन रखी गई है। लड़ाई के लिए बिसात बिछाने का काम, यानी कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर मुंबई में होने वाली बैठक में चर्चा की जाएगी और इसी बैठक में सभी सवालों के जवाब जो है तलाशे जाएंगे, कोई फैसला किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं स्ट्रेट टॉक आज का। तो बड़ा सवाल आज के दिन यही कि 2024 में क्या दिखेगा इंडिया का दम, क्या चमकेगा एनडीए का रंग। ये सवाल भारत की जनता के मन में उठ रहे हैं और 2024 की जो लड़ाइयाँ हैं, सियासी लड़ाइयाँ हैं, उनकी धार अब जो है वो उसको दिशा मिलती हुई नज़र आ रही है। सभी दलों को अपनी अपनी दिशा जो है मिलती हुई नज़र आ रही है। क्या मुंबई में जो इंडिया की बैठक होगी, इसमें इंडिया यानी कि विपक्षी दलों के किसी नेता के नाम का चयन हो पाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया नेता ना उतारे चुनाव में, बल्कि मुद्दों पर ही वो चुनाव लड़ ले। तो बड़े सारे सवाल हैं और ये भी एक बड़ा सवाल किया जा रहा है कि इंडिया का दम देखकर कहीं बीजेपी घबरा तो नहीं गई है, क्योंकि पिछले 9 सालों में ऐसा नहीं हुआ है कि एनडीए के घटक दल आपस में इस तरह से इस बड़े स्तर पर मुलाकात करने के लिए, बैठक के लिए एकजुट हुए हों। हमारे साथ इस पूरे गंभीर मसले पर चर्चा करने के लिए बेहद ही विशिष्ट पैनल जुड़ चुका है। आइए दर्शकों से उनका परिचय करा देते हैं और स्ट्रेट टॉक में उनका स्वागत भी करते हैं। हमारे साथ नागपुर से जुड़ रहे हैं विवेक देशपांडे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। और स्ट्रेट टॉक में पहली बार जुड़ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट विपिन पब्बी सर। पब्बी सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रेट टॉक में। और विवेक सर, आपसे ही सबसे पहला सवाल करना चाहूँगी, क्योंकि शरद पवार नहीं पहुँचे एक दिन पहले और लगातार ये लोगों के मन में सवाल उठ रहे थे कि कहीं ना कहीं उनको रोके रखने की जो कोशिश हो रही है वो पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, एक बड़ा सवाल। लेकिन वो पहुँच गए और उधर दूसरी तरफ अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल पहुंच गए एनडीए में। महाराष्ट्र की धरती एक बहुत बड़ी भूमिका, जैसे कि हमने पहले भी अपने चर्चा में बात की थी, ये बड़ी भूमिका जो है और सुनिश्चित होती जा रही है। आप किस तरह से देख रहे हैं बेंगलुरु की आज की बैठक को? जी नेहा जी, मुझे लगता है कि ये मीटिंग बहुत, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में वेल बिगन इज हार्ड डन, उस तरीके से आज की मीटिंग हुई है। एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत सारी बातें अभी बाकी है। एजेंडा क्या होगा आपका नैरेटिव क्या होगा, आप किस तरह से चुनाव लड़ेंगे, क्या आप 1-to-1 करने में सक्सेसफुल होंगे, आप किस तरह से बीजेपी के मूव्स को एंटिसिपेट करेंगे, बीजेपी क्या मूव्स कर सकती है, क्योंकि बीजेपी पुरानी माहिर पार्टी है कि सरप्राइजेस थ्रो करती है, बहुत सारे नए उनके पैतरे होते हैं जिसका अंदाजा पहले से आना बहुत मुश्किल होता है। तो वो सब एंटिसिपेट करके आपको आपका खेल खेलना होगा। और 10 महीने का समय, 10 नहीं, मुझे लगता है अभी सिर्फ 8 ही महीने बचे हैं। 8 महीने का समय आपके पास बहुत कम है। उस समय में आप किस तरह से माहौल अपने पक्ष पे बनाते हैं। मैं माहौल इसलिए कह रहा हूं कि बीजेपी के पक्ष में बहुत सारी बातें ऑलरेडी है। बीजेपी के पक्ष में मोदी जी का पर्सनैलिटी कल्ट है, बीजेपी के पक्ष में बहुत रिसोर्सेस है, बीजेपी के पक्ष में हिंदुत्व नेशनलिज्म का नैरेटिव है, उनके पक्ष में उनका बूथ मैनेजमेंट सिस्टम है, इलेक्शनरिंग सिस्टम है, उनके पास में लाभार्थी पॉलिटिक्स है और उनके पास में सबसे महत्वपूर्ण है केंद्रीय जांच एजेंसियां। ये सारे इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बीजेपी के ऑलरेडी है। तो उनसे मुकाबला करना सिर्फ एक ही बिना पर पॉसिबल हो सकता है, और वो ये है, वो आधार ये है कि आप बीजेपी के खिलाफ एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव खड़ा कर पाए। जब तक आप ये नहीं कर पाते, आपको बीजेपी को परास्त करना मुश्किल होगा। इसका एक उदाहरण कर्नाटक ने ऑलरेडी प्रस्तुत किया है। कर्नाटक में
सारी सारी बातें बीजेपी के पक्ष में थी, लेकिन बीजेपी के खिलाफ माहौल वातावरण बना, कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस ने अपनी स्थिति को स्ट्रांग रखी, अपने डिफरेंसेस पैचअप किए, और जिसका नतीजा हमने देखा कि कर्नाटक में एक बहुत ही डिसाइसिव विक्ट्री कांग्रेस को मिली। उसी तर्ज पर मुझे लगता है नेशनल लेवल पर ये सब खेल खेलना होगा, क्योंकि आपके पास संसाधन नहीं है, आपके पास बूथ मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास केंद्रीय जांच एजेंसियां नहीं है, आपके पास एक चीज है जो अभी मोदी जी के टक्कर में शायद आपके पास है, वो है राहुल गांधी की इमेज। लेकिन आप उसको एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के रूप में सामने नहीं कर सकते, आपकी मजबूरी है, आज आप ये वो नहीं कर सकते। इसलिए मोदी जी का पर्सनैलिटी कट भी बीजेपी के पक्ष में काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर एक ही बात अभी अपोजिशन के पास बची है, वो है बीजेपी के खिलाफ एक बहुत स्ट्रांग नैरेटिव, बहुत स्ट्रांग माहौल क्रिएट करना, पूरे देश में एक वातावरण निर्मित करना। वो किस तरह से करते हैं वो हमें देखना होगा। विवेक जी, क्या वातावरण माहौल जो है वो इंडिया नाम से बनाने में कामयाब हो पाए? थोड़ी शुरुआत हो गई है, मानेंगे आप? नहीं, मुझे लगता है कि ये अच्छा है, मतलब एक इंटेलिजेंट नॉमेनक्लेचर है इंडिया। लेकिन मैं जहां तक बीजेपी का दिमाग रीड कर सकता हूं, मुझे लगता है कि वो हो सकता है कि किसी दूसरा ऐसा नाम लेकर आए, वो शायद भारत इस नाम से, कुछ मैं उनको आइडिया नहीं देना चाहता, लेकिन अगर वो भारत नाम का कोई अलायंस बना ले और कहे कि देखिए ये तो भारत विरुद्ध इंडिया की लड़ाई है, तो आप देखिए, इसलिए बहुत ज्यादा उससे उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। अभी बीजेपी ने अपना और जो एनडीए जो है उसने अपना नाम बदला नहीं है, अभी तो एनडीए करके ही चल रहे हैं। हो सकता है वो अपना नाम बदल दे और भारत कर ले, उसका कुछ उस एक्रोनिम का कुछ लेकर आए जी, तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। स्मृति ईरानी का एक ट्वीट आया है जी, इंडिया इज अ गुड नेम, और उसको आप एसेल नहीं कर सकते, उसके ऊपर आप हमला नहीं कर सकते, इतना तो आपने इंश्योर कर लिया है जी। विपिन सर, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि बेंगलुरु की बैठक और उसके बाद इंडिया नाम का सामने आना और एनडीए की भी बैठक होना, मैंने शुरुआती अपनी बातचीत में कह दिया था कि पहली बार ये एनडीए के जो दल है वो मुलाकात कर रहे, मिल रहे, कुछ नए दल भी शामिल हुए हैं। तो क्या ये जो दल है ये जनता के मन में सीधे सीधे नहीं जा रहा, या फिर विपक्षी माफ़ कीजिएगा जो एनडीए के दल है उनके बीच में ऐसी बात नहीं है कि इस 9 सालों में पूछ नहीं हुई और अब पूछ हो रही है क्योंकि चुनाव नज़दीक है, तो वो जो एकजुटता है एनडीए में? आपकी आवाज नहीं आती है, आपकी आवाज बीच में थोड़ी बंद हो गई पिछले एक आधे मिनट। विपिन सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि विवेक सर ने जो कहा है कि उतना प्रभावी अभी नहीं कहा जा सकता इंडिया को, कि बेशक माहौल बनाने की कोशिश नाम के जरिए की गई है विपक्षी दलों की तरफ से, लेकिन अभी बहुत ही शुरुआती आकलन होगा अगर हम ये कहें कि माहौल बनाने में शुरुआती तौर पर वो कामयाब हो गए हैं। विपिन सर, आपका आकलन क्या कहता है? नेहा, देखिए, ये अब तो ये टाइम आ गया है जब सारे इलेक्शन मोड में चले गए हैं, और विपक्ष की पार्टियों ने, जो कांग्रेस और बाकियों ने कोशिश की है एक मिलने की, पहली मिलन थी, लेकिन इसका जो लाइमलाइट है वो बीजेपी या एनडीए ने अपने ऊपर ही रखा। उन्होंने इस तरह की स्ट्रेटेजी की है। आप ये जानते हैं कि एनडीए जो है, खासकर बीजेपी, एक इलेक्शन मशीनरी है, वेल ऑयल्ड इलेक्शन मशीनरी। वो हर एक चीज पहलू का ध्यान रखते हैं कि कैसे हमें स्ट्रेटजी करनी है, किस टाइम हमें आना चाहिए, कौन सी चीज कहनी चाहिए, वो बहुत डीप ध्यान इसका करते हैं। तो हालांकि 2 दिन की जो बैठक इनकी बेंगलुरु में चल रही है, जो ऑपोजिशन पार्टी जो यूपीए अलायंस है, लेकिन उसकी लाइमलाइट लेने में ये फिर कामयाब हो गए। उसकी वजह ये है कि इन्होंने वो ऐसा टाइम किया उसको कि प्राइम टाइम पर, जब इंडिया टीवी का या अदर मीडिया प्राइम टाइम है, उस टाइम पर मोदी साहब बोल रहे हैं, आप प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और उन्होंने बातें भी और भाषण भी बड़ा अच्छा देते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो वो लाइमलाइट लेने की कोशिश करते हैं। जो यूपीए के पास अभी, या जो नया इन्होंने नाम रखा अपना इंडिया, उनके पास उस तरह की स्ट्रेटेजी अभी अवेलेबल नहीं है। तो इनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि उनके साथ कंटेस्ट कर सकें। जैसा कि विवेक जी ने कहा कि हो सकता है अपना नाम भारत रखते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, और क्योंकि वो बहुत ही रिसर्च स्ट्रेटेजी जो है उसके मुताबिक काम करते हैं। तो उसलिए उन्होंने जो पहली शुरुआत तो अच्छी है, लेकिन शुरुआत में भी उनको थोड़ा सा धक्का लगा है, क्योंकि जिस तरह से मोदी साहब ने कहा, और जैसे आप कह रहे थे, मुझे जो भी कहा आपने कि 38 पार्टीज एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। ये मेरे को कोई भी बीजेपी का नेता या कोई भी बता दे कि 38 पार्टीज का नाम क्या है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि मुझे ये कोई बता दे कि इनमें से कितनी पार्टीज रिप्रेजेंटेड हैं कैबिनेट में।
मेरे ख्याल से 2-3 हो सकते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा किसी हालत में नहीं है। लेकिन उन्होंने वो स्ट्रैटेजी ले ली कि उनके पास 26 पार्टी है, हमारे पास 38 पार्टीज़ है। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए यूपीए को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, देखने के लिए कि हम कि कैसे जो है एक माहौल बना सकें। बीजेपी कह रही है हमारे 38 पार्टीज़ है, कितनी हैं जिनका किसी ने नाम भी सुना है या कभी भी वो सत्ता में थी या कभी किसी का कोई मिनिस्टर भी था। ट्रेड टॉक में, और हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के आम चुनाव 2024 को लेकर जो स्ट्रैटेजी बन रही है एनडीए की तरफ से और अब नया नाम इंडिया की तरफ से, वो किस दिशा की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। विवेक सर, मेरा सवाल आपसे होगा कि नीतीश कुमार का प्रेस कॉन्फ्रेंस से नदारद दिखना, तेजस्वी का नदारद दिखना, स्टालिन का नदारद दिखना, ये कहना कि उनकी फ्लाइट थी इसलिए वो चले गए, क्या ये बात हजम होती है कि 2 दिन के लिए मुलाकात हुई विपक्षी दलों की और नाम भी जो है डिसाइड किया गया, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वक्त नहीं इन नेताओं के लिए? नीतीश कुमार ने ही अभियान की शुरुआत की थी, विपक्षी दलों को जोड़ने की शुरुआत की थी, लेकिन जब नाम सामने आया तो वो नदारद दिखे, और ये भी कुछ रिपोर्ट्स में मैंने पढ़ा कि मशाल जलाकर उन्होंने अब कांग्रेस के हाथ में थमा दी है। जी नेहा जी, ये बैड ऑप्टिक्स सच कुछ था। मतलब आपको पता था कि किस तरह से आपको मीटिंग प्लान करना है, और आपको ये भी पता था कि आखिर में आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लेनी है, तो आपने अपना टाइमिंग जो है उस हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए था। आपको ये भी पता था कि आपकी फ्लाइट कब है, तो आपका वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखना बहुत जरूरी था। वहां से आप जो नदारद हो गया, वहां आप दिखे नहीं, ये बहुत गलत मैसेज जाता है। इसके बारे में लोग अगर अलग अलग तरह की अटकलें लगाए तो आप लोगों को दोष नहीं दे सकते। तो ये इस तरह की जो बारीकियां है उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। कहीं से भी कोई भी गलत मैसेज न जाए, इसकी बहुत केयर लेना जरूरी है। और पहले ही मौके पर अगर आपने इस तरह की ये बहुत ही बड़ा बैड ऑप्टिक्स है। मतलब ये बहुत 3 बड़े नेता है, तो ये अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस से गायब रहते हैं तो इससे बहुत गलत मैसेज जाता है, इसमें कोई शक नहीं। तो ऐसी बातों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आगे से इस तरह की गलती न हो, इसकी व्यवस्था पूरी तरह से इंडिया को करनी पड़ेगी। ये बहुत बात करने में बहुत ऑड लगता है, हर बार इंडिया कहना, ये नाम हमारे लिए बहुत मुश्किल में डालने वाला हो गया है कि इंडिया को ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से सही मैसेज जाए, गलत मैसेज न जाए। तो वो सचमुच एक गलती हुई है उनसे, ऐसा लगता है जी। और जिन्होंने काफी हल्के में लिया गया। विपिन सर, आप क्या कहते हैं नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर? पहले तो उन्हें प्रधानमंत्री पद की तरफ का ही दावेदार कहा जा रहा था, और फिर बेंगलुरु में जो है कुछ पोस्टर उनके खिलाफ टांगे गए चौराहों पर, और अब नदारद हो जाना, क्या कुछ जो अड़चने हैं, जो मतभेद हैं, वो अभी भी इतने ज्यादा प्रोमिनेंट बने हुए हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये चेहरा नदारद रहा? हाँ नेहा, इससे साफ जाहिर है कि अभी तक वो एक लेवल पर नहीं आ सके, एक पेज पर नहीं आ सके हैं, जबकि उन्होंने शुरुआत की थी कि हमें इकट्ठे होना चाहिए, हमें इकट्ठा करना चाहिए। ये कोई ऑर्डिनरी पैसेंजर्स नहीं है हमारे और आपकी तरह कि इनकी टिकट बुक थी तो प्लेन मिस हो जाएगा तो अगले दिन नहीं जा पाएंगे। उनका अपना स्पेशल एयरक्राफ्ट है, वो आराम से रुक सकते थे, वो आराम से अपना प्लान कर सकते थे। लेकिन जो सिग्नल मिलता है इस चीज से वो बहुत अच्छा नहीं है कि वो आप इतने इंपॉर्टेंट इवेंट से उसकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप वहां से नजारद हो, जबकि दूसरी तरफ जो यूपी है, जब एनडीए है, उन्होंने हर एक तरीके का ध्यान रखा कि उनकी भी फोटोज हो, जो छोटे मोटे लीडर्स हैं, ओरिजिनल पार्टीज के लीडर्स हैं, उनकी भी फोटो होनी चाहिए, मोदी साहब के साथ होने चाहिए, हर एक को दिखाने का भी होना चाहिए। वो सारी चीजों पर उन्होंने छोटा छोटा ध्यान दिया। जबकि यूपीए ने, जो इंडिया है, उन्होंने ये इस चीज का नहीं ध्यान दिया कि हमारी ऑप्टिक्स क्या है, हम किस तरह के सिग्नल्स दे रहे हैं, आम जनता को कैसे लग रहा है कि इसमें अब जैसे पवार साहब थे, पहले उनके बारे में खबर थी वो आएंगे नहीं, फिर आ गए। लेकिन उसी तरह से ये नीतीश साहब का है, जो वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स हैं एनडीए के, और वो ऐसे मौके पर चले गए हैं जिसका कोई मतलब कोई लॉजिकल रीजन नहीं लगता, तो उनको वहां पर होना बहुत ज्यादा जरूरी था। और इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो अलायंस है, इनको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी बनाने के लिए, अपने फोकस बनाने के लिए। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये इसमें अगर इनको हर एक तरह की चीजों को देखना पड़ेगा, अलग अलग ग्रुप्स को साथ लेकर जाना पड़ेगा। ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत चैलेंजिंग एफर्ट रहेगा। जी, अब मैं विवेक सर आपके पास आना चाहूँगी कि मुंबई का चयन सोच समझकर किया गया है, और मुंबई और महाराष्ट्र इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि एनसीपी
का जो कर्ता धर्ता शरद पवार वो इंडिया के साथ दिखते हैं, अजीत पवार प्रफुल्ल पटेल एनडीए के साथ दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं मराठी भावना जो है वो इन बैठकों को लेकर क्या आप समझ पाते हैं, क्या है इस वक्त? ये नया जी अच्छी रणनीति है अगली मीटिंग मुंबई में लेना, क्योंकि महाराष्ट्र जो है वो सबसे महत्वपूर्ण अभी एक बैटल ग्राउंड बन गया है। बिहार और महाराष्ट्र दो सबसे बड़े महत्वपूर्ण बैटल ग्राउंड्स है, जिसमें महाराष्ट्र में कुछ दिनों पहले तक एमवीए की स्थिति बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही थी। उसके बाद जब से अजीत पवार इस सरकार बीजेपी सरकार में चले गए अपने कुछ साथियों को लेकर, न्यूमेरिकली ऐसा लगता है कि जो महाविकास आघाड़ी है उसकी ताकत थोड़ी कम हुई है। मैं न्यूमेरिकली इसलिए कह रहा हूँ कि आज भी इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ज्यादातर शिवसेना के जो ग्राउंड लेवल के वर्कर्स हैं और जो वोटर्स हैं वो अब उनका प्रतिशत तो नहीं बताया जा सकता कितने प्रतिशत उद्धव ठाकरे के साथ है, लेकिन ज्यादातर सिंपैथी के चलते उद्धव ठाकरे के पास ही आज भी है। और इसके सर्वेज भी आए हैं, मतलब इस तरह के सर्वेज भी आए हैं। और उसके बाद अभी जो अजीत पवार का रिबेलियन हुआ उसमें भी ये कहा जाता है कि सिंपैथी जो है शरद पवार की तरफ है। इसीलिए हमने देखा है पिछले 2-3 दिन से लगातार शरद पवार जी से मुलाकात करने का एक सिलसिला जो बागी एनसीपी के विधायक है उनकी तरफ से चल रहा है। इसीलिए है कि वो शायद उनको भी पता चल गया है कि जो 36 का आंकड़ा उनके पास होना जरूरी है एक एंटी डिफेक्शन लॉ को अवॉइड करने के लिए, वो शायद नहीं है। मॉनसून सेशन के पहले ही दिन कुल मिलाकर दोनों शरद पवार और अजित पवार गुट के मिलाकर कुछ 25 ही एमएलए पहले दिन मॉनसून सेशन में आए थे, उसमें से 9 जो है शरद पवार गुट के थे। तो आप देख लीजिए कि 16 लोग ही सिर्फ 15 या 16 लोग ही अजित पवार ग्रुप के हैं, उसमें से 9 तो मंत्री हैं। तो इसका मतलब जो ज्यादा बाहर के जो आए, मतलब मंत्रालय से जो बाहर बैठे हैं अभी अजित पवार ग्रुप के लोग, उसमें से 6-7 ही लोग आए। तो 36 का आंकड़ा कहाँ से आए? तो ये कहीं ना कहीं उस अजित पवार ग्रुप को डर लग रहा है कि कहीं वो अलग थलग न पड़ जाए और एंटी डिफेक्शन लॉ अट्रैक्ट न करे और उनकी स्थिति वही ना हो जो एकनाथ शिंदे के गुट की होने जा रही है अगर डिस्क्वालिफिकेशन का होता है तो। इसलिए वो शरद पवार से इस बात की गुहार लगा रहे हैं कि हम सब साथ में रहेंगे। तो कुल मिलाकर अजित पवार की स्थिति नाजुक बनी है, शरद पवार स्ट्रांग है, उद्धव ठाकरे स्ट्रांग है, फिर भी थोड़ा एमवीए की स्ट्रेंथ कम हुई है ये 2 रिबेलियंस की वजह से, इसमें कोई शक नहीं है। और मुंबई में जब ये मीटिंग होगी उस समय एक माहौल बनेगा एमवीए के पक्ष में, और एमवीए का जो एक थोड़ा सा नुकसान हुआ है उसकी थोड़ी भरपाई उससे होगी, क्योंकि जब सारे अपोजिशन के लीडर्स मुंबई में इकट्ठा दिखेंगे, उसकी शायद रैली हो, उसके बाद एक माहौल बनेगा और एमपीए को फिर से थोड़ा सा ताकत मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है नया जी। ये क्या, इसी सवाल पर मैं आपके पास आना चाह रही थी कि एमवीओ जिसके बारे में ये कहा रहा था कि उसका अस्तित्व अब क्या बच गया है या क्या रह गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जब विपक्षी चेहरे, बड़े बड़े चेहरे वहां पर एकत्रित होंगे तो ये कहा जा रहा है कि एक नई जान फूंकने का एमवीए में जो है काम करेगा ये जमावड़ा। विपिन सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, अगर हम नेता की बात छोड़ दे तो मुद्दों की ये जो बात है, राजनीति कर रही है विपक्षी दल, मुद्दों पर कहीं ना कहीं भारी हावी होते नजर आ रहे विपक्षी दल, जबकि एनडीए को मैं अगर टटोलने की कोशिश करूं तो मुद्दे नदारद दिखते हैं। एक तरफ आप सपना दिखाते हैं विकसित भारत का, और एक तरफ जो है विपक्षी दलों के खिलाफ एक ही नारा, भ्रष्टाचार और परिवारवाद। लेकिन 9 वर्षों में भ्रष्टाचार को लेकर क्या हुआ और परिवारवाद को लेकर क्या हुआ, कई बार आरोप बीजेपी पर भी लगे हैं, लेकिन नारों में कुछ ताजगी नहीं है विपक्षी दलों के खिलाफ। विपिन सर, इसमें कोई शक नहीं कि जो इनकी सारी स्ट्रेटजी है एनडीए की वो यही है कि किस तरह से उनको बदनाम किया जाए, जिस तरह से कहा जाए कि वो कितने करप्ट हैं, कैसे उनके कोई नेता ही नहीं है, कैसे राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जाए कि वो तो पप्पू हैं या जो भी है। इस तरह की उन्होंने हर एक उनकी स्ट्रेटजी ये रही है कि कैसे ऑपोजिशन को डिमोलिश किया जाए। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उनकी वो जो एक इलेक्शन मशीन है, वो एक इलेक्शन अभी खत्म नहीं होता, दूसरे के लिए पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। उसी तरह से इस इलेक्शन में उन्होंने पहले से की है। वो ये नहीं डरते कि भाई एक आधा इलेक्शन हम हार गए, कोई बात नहीं, उनके लिए बड़ी स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये सही बात है कि उन्होंने जो अपने जो मुद्दे हैं, बहुत सारे उन्होंने जो प्रॉमिसेस किए थे, जो एजेंडाज थे, वो मीट नहीं कर पाए।
वो इतने 9 साल हो गए। इनफैक्ट 9 साल के बाद ही उनको अचानक याद आया कि हाँ, हम तो एनडीए हैं, हम बीजेपी नहीं है। तो एनडीए में इतनी सारी पार्टीज हैं, लेकिन कितनी पार्टीज जो रिप्रेजेंटेड हैं। हालांकि मोदी साहब ने अपने भाषण में ये जरूर कह दिया कि मैं जानता हूँ आप में से कुछ नाराज हो गए कि मैं आपसे कुछ से मिल नहीं सका, कईयों को मैंने स्टेज पर नहीं लाया, कईयों को मैंने पद नहीं दे सका। ये सब चीजें उनको 9 साल के बाद याद आ रही हैं। लेकिन फिर भी उनकी एक स्ट्रेटजी है जिसके मुताबिक वो चल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ऑपोजिशन को बदनाम किया जा सके, कैसे उनको कहा जा सके एक दूसरे की आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं। तो उनकी वो स्ट्रेटजी चल रही है और वो अब कोशिश में ये रहेंगे कि कैसे इनको बदनाम किया जाए। खासतौर पे एक मुद्दा खास वो ले रहे हैं कि देखो मोदी वर्सेस हुम। मेरा ये कहना है कि जरूरी नहीं है मोदी वर्सेस हुम। जब नरसिम्हा राव बने थे प्राइम मिनिस्टर तब कौन थे कौन, या जब मनमोहन सिंह बने हैं प्राइम मिनिस्टर तो था कि मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई पर्सनैलिटी होनी चाहिए तभी इलेक्शन जीते जा सकेंगे। विदाउट पर्सनैलिटीज भी इलेक्शन जीते गए हैं और बहुत सारे इलेक्शन जीते गए हैं। विवेक सर, एक बार ये कही जा रही है इंडिया के बारे में, माफ कीजिएगा बार बार इंडिया का हमें जिक्र करना ही पड़ेगा, अब यही नाम मिला है, तो इंडिया के बारे में एक ये बात की जा रही है कि 80 करोड़ को रिप्रेजेंट करता है ये इंडिया, तो ये कोई कम बड़ा आंकड़ा नहीं है। स्ट्रेट टॉक सीधे दर्शकों को लेकर चलेंगे विवेक देशपांडे के पास और उनसे समझेंगे कि विपक्षी दलों का एक साथ आ जाना ही ये कहा जा सकता है कि 80 करोड़ को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये आंकड़ा जो है ये बीजेपी को डरा रहा है और एनडीए के घटक दलों को एक साथ मीटिंग के लिए मजबूर होना पड़ा बीजेपी को, ये साफ दर्शाता है। विवेक सर, नहीं, 80 करोड़ का आंकड़ा कहां से आया मुझे पता नहीं। अगर वो परसेंटेज टर्म्स में देख रहे हैं 2019 में बीजेपी को 37% वोट मिला था और बाकी जो 63% है वो कंबाइंड अपोजिशन को मिला था। उस लिहाज से उन्होंने अगर वो 140 करोड़ का डिवीजन किया है तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं देखते कभी भी। एब्सोल्यूट नंबर्स में भी देखा जाए तो पिछले इलेक्शन में जो वोट पड़े थे, वोट शेयर देखा जाए तो बीजेपी के पास कुछ 22% थे और उनके साथ में जो भी पार्टी आई है सबका मिलाकर कुछ 2.5% बनता है। तो कुल मिलाकर 22 करोड़ और 2.5 करोड़, तो 24-24.5 करोड़ एनडीए के पास अभी है और कांग्रेस की कुछ 11-11.5 करोड़ उस समय थे और जो सारी बाकी अपोजिशन पार्टी उनके साथ में जो आई है उनकी मिलाकर कुछ 13 करोड़ बनते हैं। तो अभी द ऑर्डर्स आर इक्वल, अभी दोनों के बीच में जहां तक वोट शेयर का संबंध है वो दोनों के एक जैसे है। अब हम ये मानकर थियोरेटिकली चल सकते हैं कि जो कंबाइंड अपोजिशन अभी आया है तो वो अभी बराबरी में आकर बैठा है बीजेपी के, क्योंकि अभी उनकी संख्या को हम मिला सकते हैं, एक साथ आए हैं। लेकिन ये सिर्फ इतना सतह पर जो दिखता है उतना आसान नहीं है, ये ग्राउंड पर काम करना बहुत जरूरी है। आगे किस तरह की स्ट्रेटेजीज होती है, किस तरह की कॉम्बिनेशंस परम्यूटेशंस अलग अलग स्टेट्स में होते हैं, क्या वो एक 1-to-1 फाइट्स का जो उनका एक लक्ष्य है वो पूरा कर सकते हैं तो कितने जगहों पर कर सकते हैं, ये सारे मुद्दे हैं। किस तरह के नैरेटिव्स वो बनाते हैं, क्या वो नैरेटिव सेट करते हैं या फिर बीजेपी नैरेटिव सेट करेगा और उनको जवाब देना पड़ेगा। ये कैसा होता है, जैसे टेनिस में होता है, तो टेनिस में जब कोई सेट शुरू होता है तो जहां पर आप पहला ब्रेक लेते हैं वहां से फिर आप एजेंडा सेट करना शुरू कर देते हैं, आपको फिर हराना मुश्किल हो जाता है बहुत। तो इस तरह से आपको पहला ब्रेक लेना है और बाद में सेट भी लेना है, इस तरह से आपको खेल खेलना है। ये जब इतने सारे लोग इकट्ठा आते हैं तो कोऑर्डिनेशन मुश्किल हो जाता है। बीजेपी के लिए वो कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। हालांकि ये बात अलग है कि बीजेपी के अंदर भी एक नाराजगी है मोदी और शाह के नेतृत्व के खिलाफ, वहां पर भी लोग परेशान है और बहुत सारे लोग तो इस बात से भी परेशान हैं कि बाहर के जो लोग बीजेपी में आए हैं उसके चलते बीजेपी के अपने जो लोग हैं उनको सत्ता से दूर रखा जा रहा है, उनको सत्ता में शेक नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी एक अंतरिष्ट बीजेपी के अंदर भी है। वो किस तरह से बीजेपी को अफेक्ट करती है हमें पता नहीं, लेकिन जो हमें क्लियर दिख रहा है 2019 और 2024 के इलेक्शंस के बीच में जो डिफरेंस वो एक है कि 2019 में बीजेपी जितनी स्ट्रांग थी आज उतनी स्ट्रांग नहीं है।
2019 में मोदी जी की जो इमेज थी वो आज उतनी स्ट्रांग नहीं है। आज एक फर्क ये पड़ा है कि उनके अगेंस्ट राहुल गांधी आकर खड़े हो गए हैं और बहुत सशक्त एक रूप से खड़े हो गए हैं। हालांकि कोई भी प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है, वो एक स्ट्रेटेजी के तहत हो सकता है, लेकिन लोगों के मन में ये बात पक्की बनी है कि अगर मोदी जी का कोई विकल्प है, भले ही उनका नाम सामने आए न आए, लोग राहुल गांधी को मन में सोचकर ही वोट करेंगे, ये हो सकता है। तो और दूसरी बात यह है कि जो बीजेपी को उस समय पुलवामा का एक एडवांटेज मिला था, अब बीजेपी क्या पुलवामा जैसा कुछ और करेगी? किस बात का एडवांटेज बीजेपी लेगी? और करप्शन का जो नैरेटिव है वो बीजेपी के खिलाफ ही चला गया है। जो खुद प्रधानमंत्री करप्शन का एजेंडा लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लोग क्लियरली स्पष्ट रूप से लोग देख रहे हैं कि वो बहुत ही हिपोक्रेटिकल एजेंडा है बीजेपी का। बीजेपी ने बहुत सारे करप्ट लोगों को अपने पार्टियों में लेकर 2 दिन पहले प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम उनको जेल में डालेंगे, 70,000 करोड़ का घोटाला एनसीपी ने किया है, और उन्हीं को, उनके सबसे बड़े नेता को तिजोरी की चाबी फाइनेंस मिनिस्टर बना के दे देते हैं। तो ये बात लोगों से छुपी हुई नहीं है, ये समझते हैं कि लोग मुक्त है, लेकिन लोग देख रहे हैं सब, और वक्त आने पर लोग बीजेपी को इसका जवाब लोगों को देना पड़ेगा। इस तरह की स्थिति आज बनी है, तो बीजेपी का नैरेटिव भी वीक हो गया है, बीजेपी का पर्सनैलिटी, मोदी जी का पर्सनैलिटी कल्ट भी कम हुआ है, और बीजेपी के मित्र भी कम हुए हैं। और खुद ये बात आरएसएस कह रहा है अपने एडिटोरियल में, ऑर्गेनाइजर में, हम लोग हो सकता है बायस को हमारा, लेकिन आरएसएस का तो कोई बायस नहीं है। तो कुल मिलाकर अपोजिशन की स्थिति 2019 से बहुत स्ट्रांग और बीजेपी की स्थिति 2019 के मुकाबले में ठीक हुई है। ये क्या रंग लगाती है, ये अभी आने वाले 8 महीने में क्या टर्निंग द टाइड जिसको कहते हैं वो कर सकती है, हमें पता नहीं, हमें देखना होगा। अभी फिलहाल तो हम सब इतना ही कह सकते हैं। का विपिन पब्बी सर के पास लेकर चलेंगे दर्शकों को। और पब्बी सर, राहुल गांधी को लेकर जो विवेक सर ने कहा है, यहाँ पर बात रखी है, कहीं ना कहीं मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने पूरा ध्यान से सुना है, ममता बनर्जी की बात हो, चाहे केजरीवाल की बात हो, उद्धव ठाकरे की बात हो, सबके लहजे में ये स्पष्ट था कि वो सब राहुल गांधी को पसंद करते हैं और प्रभावित भी है। आपका आकलन या फिर आपकी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है? देखिए नेहा, इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस सबसे ज्यादा डोमिनेंट पार्टी है। कांग्रेस ही मैं कहूँगा जो 3 स्टेट्स में है, आप 2 स्टेट्स में है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड, दिल्ली आदि स्टेट और पंजाब, और बाकी जितनी भी पार्टीज हैं, जनता दल हो या तृणमूल कांग्रेस हो या डीएमके हो, कोई भी पार्टी दूसरी स्टेट में नहीं। तो वो सब जानते हैं कि अगर एक नेतृत्व, एक लीडरशिप में है तो वो कांग्रेस में मिलेगी। और मैं इस चीज से मैं यकीन करता हूँ कि जो एक इमेज है राहुल गांधी की, उसमें बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है जब से ये उन्होंने ये यात्रा अपनी की है, भारत जोड़ो यात्रा। उससे पहले बहुत सारे लोग भी, बहुत सारी पार्टियां भी, ऑफ कोर्स जनता बीजेपी तो करती थी कि वो तो पप्पू हैं, लेकिन मेरे को लग रहा है कि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है फ्रॉम पप्पू टू राहुल गांधी ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद। और उसका जो इम्पैक्ट हमने कर्नाटका में देखा, ये जरूर है हिमाचल में नहीं देखा, चलो वो दूर था या कुछ और रीजंस थे, लेकिन ओवरऑल इम्पैक्ट हुआ। मैंने नहीं सुना पिछले कई महीनों से कि कोई बीजेपी के लीडर्स उनको पप्पू कह रहे हैं, अब राहुल गांधी कहते हैं, लेकिन उससे पहले तो बहुत ज्यादा डिजेनरेट करते थे। तो ये भी बीजेपी भी मानती है, एनडीए भी मानती है, और कांग्रेस और एनडीए यूपीए भी मानती है कि अगर कोई लीडरशिप, अगर कोई वाकई है नेशनल लेवल पर, तो राहुल गांधी को मानने पर, और उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है। तो 18 जुलाई के बाद से विपक्षी दलों का जो लीडर है नीतीश कुमार की बजाय अब राहुल गांधी को माना जाने लगेगा? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले 15 साल से राहुल गांधी पॉलिटिक्स में एक्टिव है, बल्कि 15 से भी ज्यादा सालों में, और ओवरऑल जो आफ्टर नीतीश जो है ना, बिहार से बाहर है ही नहीं, कहीं नहीं है। तो सारे जानते हैं कि अगर कोई नेशनल लीडरशिप दे सकते हैं तो कांग्रेस ही दे सकती है, और कांग्रेस में अब राहुल गांधी कम से कम एक क्रेडिबल इमेज में आ गए हैं, जो इससे पहले नहीं थे। मैं भी मानता हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले उनकी क्रेडिबल इमेज नहीं थी, लेकिन कुछ कर सके, कुछ किया है उन्होंने, तो अब थोड़ी बहुत एक्सेप्टेंस है। जैसे आपने अभी कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी अब थोड़े बाकी लीडर्स भी उनको मान रहे हैं, तो ये बड़ी उपलब्धि है। हालांकि मैं स्टिल मैं इस बारे में, जैसे मैंने पहले कहा है, कि जरूरी नहीं है कि मोदी वर्सेस हु, इट कैन समथिंग एल्स, जस्ट जैसे पहले हो चुका है कई बार, तो वो चीज ध्यान में रखनी चाहिए।
विवेक सर, मैं समझना चाहूंगी कि अगर नीतीश से ये शिफ्ट हो गया, राहुल गांधी की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, अभी कुछ स्पष्टता नहीं है, तो ये विपक्षी दलों को कितनी मजबूती देता नजर आ रहा है? क्या आधार मिलेगा इसे? जी, जहां तक आज तक जो कुछ भी हुआ है उस पर से तो ये नहीं दिख रहा है कि कहीं अपोजिशन ने डिसाइड कर लिया हो कि राहुल गांधी हमारे लीडर होंगे, राहुल गांधी हमारे कैंडिडेट होंगे। इस तरह की बात तो कहीं से आई नहीं है। अगर कहीं इंटरनल मीटिंग में अगर बढ़ चढ़कर अगर किसी ने राहुल गांधी की तारीफ कर दी हो और वो शायद नीतीश कुमार को अच्छी न लगी हो, ये भी हो सकता है। आज हो सकता है वो जल्दी निकल गए, उसका कारण वो भी हो सकता है, क्या पता। अभी हम इसका कारण तो ठीक से जान नहीं सकते हैं। तो नीतीश कुमार एक एम्बिशन लेकर चल रहे हैं, पोस्टर्स लगे थे, और लेकिन क्या है कि जैसा विपिन जी ने कहा वो सही बात है कि नीतीश जी को ऑल इंडिया अपील नहीं है। नीतीश जी को बिहार के बाहर भी बहुत कम अपील है, लेकिन राहुल गांधी की जो अपील है वो पूरे देश में है। तो आपको बहुत प्रैक्टिकल रहना होगा अपोजिशन को। आप छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ लड़ नहीं सकते, मनमुटाव नहीं कर सकते। आपको इस बात को बहुत ब्रॉड माइंड से एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बड़े दिल से एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सेंट्रल जो फलक्रम है अपोजिशन यूनिटी का वो कांग्रेस है, और कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता राहुल गांधी है। तो आपको राहुल गांधी के नेतृत्व पर विश्वास करना पड़ेगा, उसको जो तवज्जो देना जरूरी है वो देनी पड़ेगी। अगर ठीक है, उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट आप डिक्लेयर मत करिए। जहां तक मेरी जानकारी है राहुल गांधी खुद ही प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते जी। तो ये शायद बात अपोजिशन को पता है, नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन ये बात शायद पहुंचा दी गई होगी। तो नाराजगी का तो कोई सवाल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं बैकडोर से राहुल गांधी को फिर ले आएंगे, इस तरह का कोई डर उनके मन में है तो पता नहीं। लेकिन जहां तक राहुल गांधी का सवाल है, मामला बहुत क्लियर है कि उनकी एक्सेप्टेबिलिटी अक्रॉस द कंट्री है, अक्रॉस द बोर्ड है, सारे सेक्शंस में है। ऐसा नहीं है कि हिंदुओं में है मुसलमानों में नहीं, मुसलमानों में है हिंदू में नहीं, सारे कास्ट में। जैसे कांग्रेस का बेस है वैसा राहुल गांधी का बेस। तो इस बात को एक्नॉलेज करके सबको चलना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर कौन होगा कौन नहीं होगा, इस बात को एकदम आखिरी स्टेज पर डिसाइड किया जाए। तब तक सारे इकट्ठा चले और मिलकर लड़े, इसी में उनका भला है, इसी में उनका फ्यूचर है। अदरवाइज ये पहले दिन से अगर इस तरह की डिफरेंसेस में अटक जाए मामला, तो फिर बीजेपी को परास्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ बातें विपिन सर, कुछ बातें जो दल छूट गए हैं, पीछे छूट गए हैं, जैसे कि पंजाब में देखिए एसएडी है, उत्तर प्रदेश में बसपा है, तेलंगाना में बीआरएस है, बीजेडी है, आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की पार्टी है। ये कुछ पार्टी ऐसी हैं जो पीछे रह गई, इनका क्या रोल देखते हैं विपिन सर आप? ये आपने सही बात करी। अब जैसे श्रोमणी अकाली दल है, उन्होंने बड़ा क्लियर स्टैंड लिया कि हम वो अपोज करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस तरह से उनके बहुत सारे और भी साथी हैं जो पहले थे। हालांकि आज की स्पीच में मोदी साहब ने एक चीज में पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ा प्रेज किया प्रकाश सिंह बादल को, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रेज किया और भी यूपी के कुछ लीडर्स को और बाकियों को, और कहा कि प्रणब मुखर्जी को हमने ये दिया, भारत रत्न दिया। और बहुत सारे जो यूपी के और दूसरे ऑपोजिशन लीडर्स हैं उनको भी उन्होंने प्रेज किया। तो वो चाहते हैं कि हमारे साथ हो, लेकिन कई चीजों पर ऐसे डिफरेंसेस हैं जो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस जैसे मैंने बताया यूनिफॉर्म सिविल कोड, जबकि बीजेपी इस फेवर में है, श्रोमणी अकाली दल इस फेवर में बिल्कुल नहीं है। उस तरह की नॉर्थ ईस्ट की बहुत सारी पार्टीज जो उनके फेवर में नहीं है। तो वो चीजें इनको लेकर चलना पड़ेगा कि ये नहीं कर सकते कि वो थ्रस्ट कर दें कि हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने ही लाना है। फिर ये बहुत सारे जो इनके साथी हैं हो सकता है वो इनसे बिछड़ जाए। तो इनको बहुत स्ट्रेटेजिकली के चलना पड़ेगा। अभी ये कह भी नहीं रहे कि हम कर रहे हैं, लेकिन एक उन्होंने छोड़ा है जो एक इशू जो रेज किया है, वो उनको देखना कि इसकी इम्प्लीकेशंस सारे इंडिया में क्या हो सकते हैं। जी विवेक सर, आपसे मेरा यही सवाल कि जो दल पीछे रह गए हैं उनकी भूमिका किस तरह से देख रहे हैं, ये क्या भूमिका निभाएंगे 2024 में? मेरा ऐसा अंदाज है, ये जो सारी पार्टियां हैं जो अभी बीजेपी से भी डिस्टेंस बनाए हुए हैं और अपोजिशन से भी डिस्टेंस बनाए हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि ये इनके मन में बीजेपी के लिए ज्यादा रिस्पेक्ट है और अपोजिशन यूनिटी के लिए कम। वो बीजेपी से इसीलिए बीजेपी की नाराजगी जो है वो लेना नहीं चाहते क्योंकि उनके भी हाथ कहीं दबे हुए हैं। तो वो
उस वक्त का शायद इंतजार करें जिस वक्त उन्हें ये पूरी तरह से समझ में आए कि अभी उनको बीजेपी से डरने की जरूरत नहीं है, अभी शायद बाजी पलट गई है, और उस समय मुझे लगता है वो मौका ताड़ेंगे और मौका देखकर वो अपोजिशन यूनिटी के साथ आ जाएंगे। जैसे गाय बगाए मायावती के ट्वीट्स आ जाते हैं। बीजेपी को सपोर्ट करना, इसका मतलब आने वाले दिनों में खुद के अस्तित्व को भी डेंजर जोन में ले आना, ये उनको भी पता है। इसलिए वो बीजेपी से वो अपोजिशन से उतने डरे हुए नहीं है, या फिर अपोजिशन के खिलाफ उतने नहीं है जितने वो बीजेपी के खिलाफ मन से है। सिर्फ वो दिखाना नहीं चाहते, जब मौका आएगा उनके पास बीजेपी को दरकिनार करने का, वो उस समय बिल्कुल उस मौके का फायदा लेकर अपोजिशन यूनिटी के साथ चले आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि समय समाप्त हो गया स्ट्रेट टॉक का। विपिन सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, विवेक सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों के ही एक्सपर्ट ओपिनियन की वजह से हमें ये समझने में आसानी हुई कि 2024 को लेकर एनडीए और इंडिया की जो राजनीतिक बिसात बिछ रही है उसमें किस तरह से, किस मुद्दों पर लेकर, किस नेता के नाम पर अटकलें या फिर पुष्टि होती हुई नजर आ रही है। हालांकि मुंबई की बैठक के बाद कुछ और पुष्ट जानकारी इंडिया को लेकर सामने आ पाएगी। एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार को लेकर, परिवारवाद को लेकर ही वो विपक्षी दलों को घेरते हुए नजर आएंगे आम चुनाव की चुनावी रैलियों के भी दौरान। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए बस इतना ही। फीडबैक देना ना भूलें info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी मुझे आपकी शिकायतों के साथ साथ सुझावों का भी इंतजार रहता है। आपसे दोबारा होगी मुलाकात। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।